हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज का ये जो व्लॉग है इसमें मैं कवर करूंगी अपना थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर वाला हिस्सा, जिसके अंदर मैं आपके साथ कवर करूंगी यहाँ पे 7वां 8वां 9वां जो मेरा प्रेगनेंसी का एक पूरा जर्नी थी, उसके अंदर किस तरीके से सिम्टम्स आए थे, क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने लिए थे, किस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर भी करने लग जाती थी, वो सारी चीज़ें और मैंने किस तरीके से उनसे डील करा, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे डायग्नोज हुआ था कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ आई है, उसके दौरान जो मैंने प्रिकॉशंस लिए थे वो थे एक्सरसाइज करना, सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक करना, खाना खाने के बाद वॉक करना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, बाथरूम ज़्यादा से ज़्यादा जाना, जो नेचुरल एक प्रोसेस चल रही थी वो। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि आपको यूरिन भी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि आप बार बार बाथरूम के चक्कर लगाते हो, कितनी बार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कितनी बार आपका ईजी फ्लो रहता है, वो सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। कितने सारे लोगों को उल्टी का भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि वॉमिटिंग वगैरह का, या नॉजिया फीलिंग आती है जिसमें आपका जी घबराता है, बहुत अजीब अजीब से स्मेल सेंसिटिव्स हो जाती हैं। आपको कभी जो परफ्यूम्स की स्मेल आपको रेगुलर बेसिस पे पसंद आती है, वो हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी हो जाए, यानी कि आपको वो चीज़ें कुछ डिफरेंट सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, आप स्मेल करने की क्षमता आपकी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि मुझे प्रेगनेंसी से पहले परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, मैं इतना सारा कलेक्शन रखती थी और हमेशा अच्छे से अच्छे लेने की कोशिश करती थी, पर हुआ ये कि वो सारा कलेक्शन रखा रह गया और जैसी प्रेगनेंसी हुई मुझे उन खुशबू से सर घूमता था, हेडेक होता था, नौजिया फीलिंग आती थी। नौजिया फीलिंग इन अ सेंस कि आपको उल्टी नहीं आती है, लेकिन आपका मन घबराता रहता है, मचलता रहता है, आपका जी घबराता है उन स्मेल से। तो ठीक वैसे ही जो प्रेगनेंसी के पहले मुझे मेकअप करना अच्छा लगता था, मेकअप में मैं नॉर्मल जो क्रीम यूज़ करती थी या काजल लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, बस इतना ही करती थी, वो चीज़ें भी मुझे अजीब लगने लग जाती थी। मुझे लगता था मैं क्यों कर रही हूँ, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी कुछ भी लगाती थी स्मेल सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक वैसे ही सर चढ़ जाता था, जी घबराने लगता था। किचन में अगर मम्मी किसी तरह का खाना बना रही हैं, कुछ अच्छी डिशेस बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि मुझे अच्छा लगे, या चटपटा बनाने का, वो पहले अच्छा लगता था, लेकिन जब तड़का लगता था या बघार लगती थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मुझे अजीब से फील होने लग जाता था कि मुझे ये क्यों खाना है, मैं नहीं खाऊंगी, जी घबरा रहा है। हालांकि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई उल्टी नहीं हुई, लेकिन नौजिया फीलिंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, कहीं पे भी जाती, जो पेट्रोल की स्मेल मुझे सूंघनी अच्छी लगती थी, वो पेट्रोल की स्मेल मुझे जी घबराने लग गई। जो मिट्टी की स्मेल अच्छी लगती थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जो म्यूज़िक मुझे लाउड नॉइज़ पे अच्छा लगता था वो एकदम कम हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी असर करने लग जाती हैं। सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेगनेंसी स्टोरी और सिम्टम्स होते हैं, पर ये सब टेम्प्रेरी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आप रिकवर होना शुरू हो जाते हो। मैंने डॉक्टर से भी पूछा ऐसा क्यों होता है। होता ये है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाता है। आप बहुत जल्दी जिन चीज़ों से पहले आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए होते हो, जो चीज़ें आपको नॉर्मल लगती हैं विदाउट प्रेगनेंसी, वही चीज़ आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एकदम से आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करनी शुरू हो जाती हैं। आपको कितनी बार आपका मन मचलता है, घबराता है कि, और एंजाइटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर उसके कारण आपका बीपी बढ़ता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक मेरे साथ भी वही हो रहा था। मुझे भी थोड़ी सी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती, स्वेटिंग होती और मेरा बीपी बढ़ने लग जाता। और ये सारे कारण तभी हुए थे जब आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो। प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि आपका जो मन करे वो खाओ, जहाँ जाना है जाओ, जो करने का मन करे करो। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ होता है, बोल देता है, या ये सब एक दूसरे को बोलते जाते हैं कि जैसा मन करे वैसा करना, जैसा वो अच्छा लगे वो करना, पर ये कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं हो पाता जब तक आप खुद से ये नहीं सोचते हो या आपको कोई सही सलाह या डॉक्टर नहीं मिलता, तब तक आपको कंसल्ट नहीं करता कि जो भी करो एक लिमिट में करो। यानी खाने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे कुछ भी खा रहे हो या आप कहीं पे भी कुछ भी घूमने जा रहे हो, कुछ भी उछल कूद कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैं भी सोचने लग गई थी। मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा समझाते थे कि थोड़ा लिमिट में करो, लिमिट में करो, पर यही होता था, इतनी ज़्यादा खुशी खुशी के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती चली गई।
हुआ ये कि खाने के दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। जैसे कि आप खाना खाते हो तो आपका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे साइटिका का प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं दोनों करवट पे सोती थी और करवट लेने के साथ साथ मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी। इसमें साइटिका का प्रॉब्लम होता है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम हो चुका है। पेल्विक पेन होता है। पेल्विक पेन आप गूगल कर सकते हैं। जो बॉडी के नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि आपकी टमी और टमी से नीचे वाली जो कमर होती है, जहाँ पे आपके हिप बोन आते हैं, वो वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा दर्द करता है क्योंकि आपका प्रेशर जो है वो टमी से लेके नीचे के हिस्से में बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हैं और बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। ये था 7वें महीने का। और जैसे जैसे 7वें से 8वां 9वां ये तीनों जो महीने थे, इसमें मेरी नींद बहुत कम से कम होती जा रही थी। डाइट जो थी वो कम से कम होती जा रही थी। हालांकि भूख बहुत तेज लगती थी, लेकिन मैं जरा सा अगर एक रोटी खाती थी तो पेट भर जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं एक रोटी के बाद खाना नहीं खा पाऊंगी। और जहां मैं आधी रोटी और लेती थी तो मेरा दम घुटने लगता था, जी घबराने लगता था, सांस नहीं ले पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं खाना खा रही हूँ तो बस वो यहीं अटक रहा है या यहाँ तक आके ख़त्म हो रहा है, इसके बाद शायद मेरा जी घबरा जाएगा, मुझे उल्टी हो जाएगी, ऐसा मुझे फील आने लग गया था। तो मैं हर खाने के बाद, हर एक रोटी के बाद कम से कम 15-20 मिनट टहलती थी, घूमती थी, मुझे अच्छा लगता था, पानी पीती थी, फिर डकार लेती थी। इसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी हो जाते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, आपकी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो आपकी नॉर्मल कलर होता है, यानी कि लाइट येलो होता है, वाइट होता है, वो चेंज होके ग्रीन में बदल जाता है। फिर कितनी बार आपको डिफरेंट डार्क ऑरेंज कलर की भी दिखाई देती है। ये सारे सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ही होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आपके अंदर एक फॉरेन बॉडी है। जैसे कि मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है कि प्रेगनेंसी एक फॉरेन बॉडी आपके अंदर है, यानी कि एक बाहरी जो बच्चा होता है वो आपके पेट में है, वो ग्रो कर रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसीलिए तो वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स अब बच्चे के अपने खुद के अंग बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में भी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। बच्चा भी सांस लेता है। और हाँ, ये सच है, जब आप सोते हो तब बच्चा भी थोड़ा रिलैक्स मोड पे आता है, वो भी सोने की कोशिश करता है। फिर जैसे आप खड़े होते हो तो बच्चा भी धीरे से उठ जाता है, उठ के वो भी एक्टिविटी करना शुरू हो जाता है। 7 से 9 महीने का जो सफ़र होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इस दौरान पे बच्चा टर्न करता है। जब बच्चा आपके पेट में आता है तो बच्चे का सर ऊपर होता है और नीचे की बॉडी नीचे होती है, यानी वो इस पोजीशन में होते हैं, यहाँ पे सर और यहाँ पे पाँव होते हैं। लेकिन 7 से 9 महीने के बाद वो ड्यूरिंग जो रहता है, वो ड्यूरेशन जो रहता है, सफ़र जो रहता है, उसमें बच्चा धीरे धीरे करके टर्न करता है और उसका सर नीचे की साइड आ जाता है और पाँव ऊपर चले जाते हैं। तो ये वाली प्रोसेस 7 से 9 महीने के बीच में होती है। उसकी एक अलग ही डॉक्टर चेकअप करते हैं। मेरा फर्स्ट मंथ से लेके 8वें महीने तक एवरी 15 डेज में मेरा चेकअप होता था। एवरी 15 डेज में ये चेकअप होता था मेरा। उसके बाद अगर बाय चांस किसी एक हफ्ते में, यानी कि अगर आप 15 दिन में नहीं बना पा रहे हैं, तो हर 20 दिन में आपका चेकअप होता था। यानी कि 21 दिन, जो 7 दिन का ट्रैक होता है, 7 दिन का हफ्ता, उसमें 21वें उस पे होता था, यानी कि 3 हफ्ते पे चला जाता था। लेकिन 3 हफ्ते से ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लोगों की बॉडी में चेंजेस आते हैं, लोग सफ़र करते हैं, इधर उधर जाते हैं। फिर कितनी बार आप पब्लिक रेस्टरूम यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई होती है कि इस दौरान पे अगर आपको यूटीआई हो जाए, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और ज़्यादा दवाइयाँ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, वो नहीं ली जाती हैं। डॉक्टर प्रिकॉशंस लेने के लिए इसीलिए बार बार सलाह देते हैं कि ज़्यादा पब्लिक रेस्टरूम यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा बाहर ट्रैवल नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है, पानी का इंटेक कम नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी तला गला बाहर का कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे आपको नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रग्स नहीं लेने हैं। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फिर ड्यूरिंग द, और उस टाइम पे आपको अपना इतना ध्यान रखना है कि आपको बुखार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मस्ती में किसी बाहर ऐसे वेदर है और आपने सोचा कि नहीं मुझे तो ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता पड़ता है कि आपको ठंडा
पेट पे लगना शुरू हो जाता है, और पेट में अगर ठंडा यानी कि यहाँ पे तासीर अगर ठंडी हो गई तो बच्चे को ठंडा लग सकता है, बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, उससे ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत खराब हो सकती है, फिर आपको दवा लेनी पड़ेगी और फिर वापस से वही साइकिल शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, प्रेगनेंसी होने से 6 महीने पहले आपको दांत का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। टीथ का जो भी इन्फेक्शन या हाइजीनिटी होती है, डेंटल अपॉइंटमेंट्स, वो सारे डॉक्टर्स के साथ क्लियर करिए, अपने डॉक्टर्स के साथ क्लियर करिए, गायनेक के साथ क्लियर करिए, और अपने डेंटिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ अपने ये सारे अपॉइंटमेंट्स क्लियर करिए कि आपको कोई कैविटी तो नहीं है या आपको किसी तरह की हाइजीनिटी तो नहीं वो देखनी है। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो जो दांत का एक्सरे वगैरह लिया जाता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है बच्चे के लिए, यानी कि छोटा बच्चा जो आपके पेट में आता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो अपनी बॉडी को लेके। इसीलिए ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, ताकि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ों को आज मुझे कम से कम 10 साल हो गए हैं, जैसे आप मेरे रेगुलर वीडियोस में देख रहे हैं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चों के साथ मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ भी लगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी लगा। मैंने दोनों कहानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपनी दोनों स्टोरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिलहाल ये वाली जो स्टोरी है ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की है। दूसरी प्रेगनेंसी में जो हुआ था वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ आने वाले व्लॉग्स में, जैसे जैसे मेरी हिम्मत बनती जाएगी, कॉन्फिडेंस आता जाएगा और टाइम मिलेगा, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे पेट की ग्रोथ हो रही थी, वैसे वैसे मेरे शरीर में भी चेंजेस आ रहे थे, मेरे खुद में भी सोच में भी चेंज आता जा रहा था। मैं चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता जा रहा था और काफ़ी एक्साइटमेंट लगता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जा रही थी, जैसे कि पेट बढ़ रहा है तो प्रेगनेंसी फ़ोटो शूट्स आने शुरू हो गए थे, उनके पैम्पलेट्स आते थे हमारे घर पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जगह जगह पे साइन इन करते हो, डॉक्टर ढूंढते हो और आप अब इंश्योरेंस के साथ काम करते हो, तो ये नॉर्मल जो एक प्रेगनेंसी के दौरान जो आप इतनी रिसर्च करते हो तो उनके फीडबैक्स में ज़्यादा है और फिर वो आपको एड्स देना शुरू करते हैं, ये वाला पैकेज खरीद लो, ऐसा पैकेज खरीद लो, ये करके। तो इस तरीके से हमारे साथ भी होता जा रहा था। और होता ये है कि जब आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने शुरू हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स, आप कहीं पे भी जाते हो, शॉपिंग के दौरान आप कहीं पे भी जाते थे, तो ये काफ़ी नॉर्मल तो लगता है कि सब प्रेग्नेंट हैं, कोई ना हर कोई प्रेग्नेंट होता है अपनी लाइफ में, अपनी बीवी को देखता है, अपनी बहनों को देखता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को देखता है, सब अपने अपने वालों को देखते हैं। लेकिन ये ट्रू फैक्ट है, जब आपके सामने कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो वो वैसे ही चेंज होती है, लेकिन अगर कोई आता है तो आप उसको सामने देखने की बजाय आप सीधा उसके पेट पे देखना शुरू कर देते हैं। और वो थोड़े टाइम तक नॉर्मल लगता था, पर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लग गया था, क्योंकि जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है तो सीधा आपकी निगाह आपके फेस पे ना जाते हुए आप सीधा उसके पेट पे देखना शुरू कर देते हो, और वो थोड़े दिन तक अच्छा लगता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अटपटा सा फील आने लगता है कि यार ये मेरे से तो बात कर नहीं रहा है, ये मेरे सीधे पेट पे ही देख रहा है, ऐसे करके पेट पे देख रहा है या देख रही है। तो इसीलिए तो इसके लिए मैं हमेशा अपने आसपास एक शॉल या स्कार्फ या जैकेट वो हमेशा पहनती रहती थी। कितने सारे लोग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नई नई शॉपिंग भी करते हैं, कपड़ों को लेकर, खुद के कपड़े भी बहुत खरीदते हैं मैटरनिटी शूट्स वगैरह के हिसाब से, पर ये सारी चीज़ें आपको रेंट पे मिल जाएंगी, जो हमने भी ली थी रेंट पे। और ट्रस्ट मी, मैं आपको बता दूं, कितने सारे ऐसे टी शर्ट्स थे मेरे हस्बैंड के वही मैंने पहन लिए थे, फिर उन्होंने मुझे अलग से दिला भी दिए थे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी एक अलग ही इच्छाएं हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें करने की। आपका कभी कडल करने का मन करता है अपने हस्बैंड के साथ, फिर अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आपका बहुत मन करता है। फिर आपको सारी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाती हैं। फिर मूड स्विंग्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो एकदम सडनली ऐसा लगता है कि हाथ हटा लो मेरे पास से, या मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मुझे वो टीवी में नहीं देखना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। और उस टाइम पे जब आज वो फेज निकल गया है, आज जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो आज हंसी आती है उन चीज़ों को सोच सोच के कि यार एक टाइम था, हमारे साथ भी हुआ है। कैसा होता है ना, इंसानी एक जो स्वभाव होता है ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो दौर जो चल रहा होता है उस टाइम पे कैसा लगता है ना, और आज देखो
वो सारी चीज़ें कैसी हंसी मजाक में बदलती जाती हैं। सच में जो मोमेंट चल रहा होता है ना, उससे भरपूर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उन चीज़ों को याद करके आपको बहुत हंसी आती है, और ये हंसी दिलाने वाली ही यादें आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए आसानी करती हैं, जो कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा आपको कहती है कि ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। वो मोमेंट्स को इस तरीके से एंजॉय करिए कि जब वो मोमेंट निकल जाएगा तो ये मोमेंट जो हंसी है वो ही आपको याद आएगी कि हमने कितनी मस्ती करी थी और मैंने कैसे एंजॉय करा था, मैं कैसी चिड़चिड़ी हो गई थी, फिर सडनली मैं कैसे गुस्सा करती थी, मैं कैसे चिल्लाती थी, पर वो बाद में सब वर्थ इट लगता है। सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि हम कैसे करते थे ना हम लोग, और कैसा मोमेंट आया था। आज सब ठीक है। वैसी वाली फीलिंग अगर चाहिए तो हर मोमेंट को एंजॉय करिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, यानी कि 7वां महीना ख़त्म हुआ, फिर 8वें महीने पे आया, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे मेरी मम्मी ने एक गोद भराई का सेशन होता है, वो वाला भी मम्मी ने मेरा प्लान करा था। हर एक के अपने अपने सपने होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी का भी अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ ये गोद भराई करने का बहुत मन किया। मम्मी ने सेटअप करा। उस दिन हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, होटल से खाना मंगाया था, बहुत सारे लोगों का खाना करा हम लोगों ने अपने घर पे, काफ़ी सारे लोग आए, बहुत सारी गुड विशेज़ मिली। धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता जा रहा था, गोद भराई का काम भी हो गया। जैसे तैसे सबने बहुत सारी गुड विशेज़ दी, बहुत सारी प्रे हुई। फिर घर में पंडित जी को बुलाया था, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, गणेश जी, लक्ष्मी जी और श्री कृष्ण भगवान का सबका बहुत अच्छे से अभिषेक हुआ। बहुत प्यारी सी यादें थी, दिन भर काफ़ी अच्छा बीता। सुबह से शाम कहाँ हो गई पता ही नहीं पड़ा, और जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक हफ्ता हमारा कहाँ निकला वो हमें समझ ही नहीं आया। इतनी सारी गुड विशेस थी, इतना अच्छा लग रहा था, घर में बिल्कुल शादी जैसा माहौल हो गया था एक हफ्ते के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे प्यारे से हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक करे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था तो एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफ तो हो ही गई थी ड्यूरिंग द गोद भराई के दौरान। फिर हम लोगों का टाइम आया जिसमें हम लोगों ने सोचा एक अमेरिकन स्टाइल, यानी कि थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं अपने उस स्टाइल में, जिसमें एक देसी तो हो ही गया है, साथ में अब अपन मैक्सी पहना हुआ या जो एक पर्टिकुलर प्रेगनेंसी फ़ोटो शूट होता है वो करते हैं। बैक इन 2011 इट वॉजंट दैट मच ईजी, मतलब बहुत सारे 2012 के आसपास का टाइम होने चला था, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा इजी नहीं था और इतना फेमस भी नहीं था, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले, 10 साल पहले तो बहुत डिफरेंट था। और इंडिया में तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट पिछले 5-6 सालों से ये ज़्यादा चलन चल पड़ा है, नहीं तो उससे पहले तो ये ऐसा था कि मतलब मोस्टली बॉलीवुड्स या कोई स्पेशल्स या इस तरीके से मैं देखती थी, या मोस्टली एकता कपूर के सीरियल्स वगैरह में अगर प्रेफरेबल हो तो सबके अपने अपने कंफर्ट जोन पे था। पर मुझे शुरू से बहुत मन था कि ऐसा कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हर औरत बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, वो एक माँ के रूप में दिखाई देती है, कंप्लीट वुमेन के रूप में दिखाई देती है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इतनी खुश होती है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है इसीलिए। और वो किसी और बच्चे को आज एक नए जीवन को जीवन दान देने जा रही है, जन्म देने जा रही है, तो एक ये पूरा दिमाग में चल पड़ा होता है, एक उपजाऊ धरती जैसा एक दिमाग में चल पड़ा होता है कि एक बीज को एक जन्म देगी, और इस तरीके से करके। तो इसीलिए तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने आप की एक फ़ोटोज़ लेना चाहती हूँ। आज समझ में नहीं आ रहा है, पर आगे चल के ये सारी चीज़ें हम जब देखेंगे तो हमें ही बड़ी खुशी होगी कि हमने वो सारे मोमेंट्स एंजॉय करे। तो मैंने अपने लिए एक फ़ोटोशूट पूरी तरीके से प्लान करा, खुद ही अपने ड्रेसेस वगैरह सिलेक्ट करी, बच्चों की रेडी के लिए सिलेक्ट करी, खुद के अपने पोजेस तैयार करी कि मुझे उस टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग अपने दिमाग में रखी। फिर मैंने सोचा कि मैं लोकेशन भी सेट करना चाहती हूँ। लोकेशन के लिए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे, यू वोंट बिलीव। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे वहाँ पे ना दीवान लगा हुआ था, मेरी मम्मी के यहाँ दीवान लगा हुआ है, दीवान के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से सेटअप करा कि एक चेयर रखी, चेयर पे मैं बैठी, बच्चों के डैडी को वहाँ बिठाया। हम लोगों ने बहुत सारे क्लोजअप फोटोज़ खींचे, कुछ ऐसे 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 करके मेरे फेसबुक प्रोफाइल में लगे हुए हैं वो फ़ोटो, बहुत सारे हम लोगों ने फ़ोटो सिलेक्ट करे। फिर वो जब फ़ोटोज़ निकल के आए, हम लोगों ने खुद देखे अपने वो फ़ोटोज़, तो हम इतने ज़्यादा अमेज हो गए, इतने आश्चर्य में पड़ गए कि ओ माय गॉड, ये फ़ोटोज़ कितने खूबसूरत आए हैं।
मतलब आप हर मोमेंट पे इतने खूबसूरत दिखाई देते हो। ये ट्रस्ट मी एक बहुत बड़ा लाइफ का सिंबल है, बहुत बड़ा एक फ्रेज है, और ये सच्चाई है जिंदगी की कि आप कैसे भी मोमेंट्स में हो, कैसे भी मौके पे हो, अगर आप एक स्माइल कर देते हैं, दिल से खुशी जाहिर करते हैं, वो फोटोज में दिखाई देनी शुरू हो जाती है, आपकी आंखों में दिखाई देनी शुरू कर देती है। अगर आप खुश हैं, अगर आपके जीवन में अगर दुख भी चल रहा है, लेकिन अगर आप खुश हैं, आपके चेहरे पे अंतरात्मा और आप भगवान पे भरोसा रखते हैं, वो फोटोज बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने तो ये चीज़ नोट करी। हमारे फोटोज बहुत अच्छे आए, हम बहुत खुश थे। मैंने फेसबुक पे भी लगाए, बहुत सारे लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस आए, बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी, बेस्ट ऑफ लक कहा। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा था। 8वां 9वां महीना मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया था जिसमें मेरा वजन वाकई में बढ़ना फिर से शुरू हो गया। मैं नीचे बैठती थी। नीचे एक्चुअली हुआ ये कि गोद भराई के टाइम पे मैं जैसे ही नीचे बैठ गई थी, पाटे पे बैठी थी, क्योंकि मैं नीचे तो बैठ ही नहीं पाती थी ज़मीन पे, पाटे पे बैठी तो मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक से। और वजन बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी में सूजन आ गई। मेरा चेहरा, मेरा बॉडी, मेरा सब कुछ इतना मोटा मोटा और ऐसा हो गया था, मतलब अगर टच करो, कोई टच करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था अपनी बॉडी के ऊपर। और मेरे पाँव भी बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे। मैंने फ़ोटोज़ भी खींच के रखे हैं। आज अगर सोचते हैं तो वो फ़ोटोज़ देख के तो ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जो एग्जैक्टली आप बोलते हैं हाथी पाँव हो जाना, डिक्टो हाथी पाँव जैसे मेरे पाँव हो गए थे, बहुत मोटे मोटे से। तो थोड़े दर्द होते थे, कोई छूता था बहुत दर्द होता था। मैं शूज़ नहीं पहन पाती थी, तो मैं क्या करती थी, मेरे पापा की एक चप्पल थी, तो मैं वो काम कर लेती थी, चला लेती थी। बच्चों के डैडी यानी कि अमर की एक सैंडल थी, मैं वो पहन लेती थी। मम्मी की भी कितनी बार, मम्मी, मेरा पाँव बहुत छोटा है तो मैं मम्मी की भी चप्पलें पहन लेती थी या पैदल रखती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे नंगे पाँव चलना। सॉक्स मैं पहन नहीं पाती थी, झुक नहीं पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, ऐसा होता था। नींद कम होती जा रही थी, सांस लेने की क्षमता थोड़ी कम होती जा रही थी, क्योंकि अब आप फुल टर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हो। टाइम आता जा रहा था हॉस्पिटल जाने का, तो ध्यान आया कि चलो बैग भी बना लेते हैं। मम्मी ने इस दौरान पे बहुत सारी गोदड़ियाँ वगैरह, जो बच्चों की गोदड़ियाँ वगैरह आप सिलते हो, जो नानी दादी सब सिलती हैं, ठीक वैसे ही मम्मी भी नानी बनने जा रही थी, मम्मी ने भी बनाई। हमने बहुत सारे पोतड़े भी बनाए थे, खरीदे थे पोतड़े, फिर बहुत सारी चीज़ें, हमने एक झूला खरीदा यहाँ पे, और फिर साथ में ब्रेस्ट पम्प खरीदा था हम लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को हॉस्पिटल से मिल गई थी, डॉक्टर ऑफिस से मिलती थी। बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज आए थे। ड्यूरिंग द गोद भराई बहुत सारे लोगों ने सब अपनी तरफ से गिफ्ट देने शुरू कर दिए थे। गिफ्ट्स में बहुत सारी चीज़ें देते थे, नई नई चीज़ें थी। मैंने सबको बोला था कि ये सारी चीज़ें हम तब खोलेंगे जब 2 महीने के बाद बच्चा आ जाएगा। तो हमने सारी चीज़ों को पैक बन रखा था। और कहते हैं ना, खाली पालना बच्चे के आने से पहले ना तो घर में तैयार होना चाहिए और ना उसे देखना चाहिए। तो ठीक वैसे ही हम लोग ने भी उसे पैक ही रखा था।